अनुष्का अपनी सास तारा और पति अशोक के साथ रहा करती थी। अनुष्का और उसका परिवार बहुत गरीब था। अशोक ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती, जिस वजह से उसने अपनी माँ से जलेबी बनाना सीखकर अपना खुद का एक छोटा सा ठेला खोला था और अब वह सुबह से शाम तक रोड पर खड़े होकर गर्मा गर्म जलेबी बेचा करता। ऐसे ही एक दिन। अच्छा अनुष्का, माँ मैं जा रहा हूँ, आज मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। ग्राहकों की लाइन लग चुकी होगी मेरी जलेबियों के लिए। आप दोनों दोपहर में मेरा खाना लेकर आ जाना। अरे पर कुछ खाकर तो चले जाइए। अनुष्का जल्दी से खाना लेकर आती है, लेकिन तब तक अशोक अपना ठेला लेकर निकल चुका होता है। इसी तरह से अशोक गर्मा गर्म जलेबी बेच रहा होता है और खाने वालों की भीड़ जमा हो जाती है, जिसमें से एक व्यक्ति अशोक से बोलता है, अशोक भाई, मैंने इस गांव की हर दुकान की जलेबी खा रखी है, पर तुम्हारे हाथ की जो जलेबियां हैं उसकी बात ही अलग है। ऐसा क्या डालते हो अपनी जलेबी में? भाई मेरे हाथ की जलेबी में फर्क तो होगा ही ना। आखिर मैंने अपनी ये रेसिपी अपनी माँ से जो सीखी है। मैं बहुत छोटा था जब हमारे गांव में बाढ़ आ गई थी, जिसमें मैं और मेरी माँ हमारे पिता से बिछड़ गए। बस तभी से मेरी माँ जलेबियां बनाकर उन्हें बेचने लगी। वो मुझे ज्यादा पढ़ा लिखा ना सकी, जिस वजह से मेरी कहीं अच्छी नौकरी नहीं लग सकी। अच्छा फिर शादी के बाद भी ऐसे निठल्ला बैठना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने अपनी माँ की ये स्पेशल रेसिपी बनानी सीखी और अब इस जलेबी को बेचकर मैं अच्छे से अपना घर चला पा रहा हूँ। आज भी हम गरीब हैं, पर मैं अपनी माँ और बीवी को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता। अरे क्या बात है भाई, भगवान करे तुम्हारा जलेबी का व्यापार ऐसे ही चलता रहे और तुम अपनी खुद की एक छोटी सी दुकान भी खोल लो। अच्छा मैं चलता हूँ, शाम को आऊंगा, मेरी 1 किलो जलेबी पैक करके रखना। इस तरह से वो व्यक्ति अशोक से बातें करके चला जाता है। अशोक का व्यवहार अपने ग्राहकों के लिए काफी अच्छा था, इसलिए उसके ग्राहक भी उसे जुड़ चुके थे। वैसे अब जब भी अशोक जलेबी के ठेले लेकर आता तो उसके ग्राहक उससे काफी देर तक बात किया करते। अब दोपहर में अनुष्का खाना लेकर आती है और अशोक को ग्राहकों के साथ ऐसे हंसकर बातें करते हुए देख अशोक से बोलती है, क्या बात है, लगता है अब तक आपको भूख नहीं लगी है। जब तो सुबह से भूखे होने के बावजूद भी ग्राहकों के साथ ऐसे हंसकर बातें कर रहे हैं। अरे नहीं अनुष्का, भूख तो बहुत जोर की लगी है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ जो तुम खाना लेकर आ गई। अभी भीड़ कम है, तुम मेरा खाना लगा दो, आज हम दोनों साथ में ही बैठकर खाएंगे। इस तरह से अशोक और अनुष्का बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। अनुष्का और अशोक की जिंदगी अच्छे से गुजर रही होती है, पर अनुष्का की खुशियों को शायद किसी की नजर लग जाती है। ऐसे ही एक दिन अनुष्का अपने घर में काम कर रही होती है कि तभी उषा आंटी हड़बड़ाते हुए आती है। तारा बहन, अनुष्का बहू, वो अशोक के पूरे शरीर पर गरम तेल की कढ़ाई गिर गई है। अशोक का पूरा हाथ और शरीर जल चुका है। उसे पास के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया है। तुम दोनों जल्दी से मेरे साथ चलो। अब तारा और अनुष्का भागते हुए हॉस्पिटल जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि अशोक के दोनों हाथ और आधा शरीर पूरी तरह से जल चुका है। ये देख तारा और अनुष्का रोने लगती हैं और अशोक अपनी माँ और अनुष्का को दिलासा देते हुए बोलता है, अरे आप दोनों रो क्यों रहे हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शरीर में इतने जख्म हो गए हैं, पर फिर भी तू बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, तू किस मिट्टी का बना है? माँ जो होना था वो हो गया, अब रो कर के क्या फायदा? वैसे भी डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि बहुत जल्द मेरे घाव ठीक हो जाएंगे। बस मुझे चिंता तो इस बात की हो रही है कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक मेरा घर कैसे चलेगा। तू बस अपनी चिंता कर, घर चलाने के लिए अब भी तेरी माँ जिंदा है, समझा तू? इस तरह से तारा और अनुष्का डॉक्टर से बात करके अशोक को घर ले जाते हैं। अशोक की दवाई और उसके जख्म भरने की दवाई काफी महंगी होती है और इसलिए अनुष्का अपनी सारी सेविंग्स अशोक की दवाई में लगा देती है। लेकिन अनुष्का और तारा के सामने अब भी एक चिंता थी कि घर कैसे चलेगा। हाँ जी, इतने दिनों में मैंने जो भी पैसे बचाए थे उन सभी पैसों से मैंने अशोक जी की दवाई ले ली, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब घर कैसे चलेगा। घर में अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है, ऊपर से अशोक जी की दवाइयों का खर्चा आप तो जानती ही है ना। बहू, जब मैं और अशोक तेरे ससुर से अलग हुए थे
तब मैंने अकेले अशोक को पाला था, जलेबियां बेचकर। इसीलिए आज जब मेरा बेटा लाचार है तो एक बार फिर मैं जलेबियां बेचकर अपने घर की आर्थिक स्थिति को संभाल लूंगी। हाँ माँ जी, आप अकेली नहीं हैं। अब से हम दोनों सास बहू मिलकर जलेबी बेचा करेंगी। अब इस तरह से अनुष्का और तारा मिलकर जलेबियां बेचना शुरू कर देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब तारा और अनुष्का जलेबी बेच रही होती है तब एक औरत आती है और उनसे बोलती है, ये ठेला तो अशोक भाई साहब का है। अशोक भाई साहब कहाँ गए? मैं अशोक की माँ हूँ। कुछ समय पहले एक हादसे में मेरे बेटे का पूरा शरीर जल गया, जिस वजह से वो जलेबी नहीं बेच पा रहा और इसीलिए अब हम दोनों सास बहू जलेबियां बेचने का काम कर रही हैं। बताइए आपको उनसे क्या काम है? दरअसल कल ठाकुर राम दयाल के घर कीर्तन और भंडारा है और राम जी के घर जब भी भंडारा और कीर्तन होता है तो राम जी अशोक भाई साहब को ही जलेबी का ऑर्डर देते थे। मैं बस इसीलिए यहाँ आई थी। कोई बात नहीं, इस बार हम सास बहू ठाकुर राम दयाल का ऑर्डर पूरा करेंगे। ठीक है, अगर अब अशोक भाई साहब नहीं है तो आप दोनों कल शाम तक 20 किलो जलेबी ठाकुर राम दयाल के घर लेकर पहुँच जाना। आप हमें एड्रेस दे दीजिए, हम समय पर आपको आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुँचा देंगे। इस तरह से वो औरत एड्रेस देकर वहाँ से चली जाती है। अब घर जाकर अनुष्का और तारा ये खबर अशोक को देती हैं। अब दोनों सास बहू अगले दिन सुबह जल्दी उठकर 20 किलो जलेबियां बनाती हैं और शाम को जलेबियां लेकर ठाकुर रामदयाल के घर जाती हैं। लेकिन जब ठाकुर रामदयाल तारा को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो तारा को गले लगाकर उससे बोलता है, तारा तुम ठीक हो, तुम जिंदा हो, पर हमारा बेटा कहाँ है? तारा तुम नहीं जानती, बाढ़ खत्म होने के बाद मैंने तुम्हें और अपने अशोक को कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुम दोनों मुझे कहीं नहीं मिले और आज इतने दिनों बाद तुम यहाँ। मैंने भी आपको बहुत ढूंढा पर आप नहीं मिले। बस तब से मैंने अकेले अशोक को पाला और ये देखो, ये है अनुष्का, हमारी बहू। मेरी बहू? पर तारा तुम दोनों यहाँ कैसे? पिताजी, आपने जो जलेबी का ऑर्डर दिया था वो हमें ही दिया था। इसका मतलब जलेबी बेचने वाला अशोक मेरा ही बेटा है। तभी उसकी जलेबी में मुझे वही स्वाद आता था जो तुम्हारे हाथों में था। तारा, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरा परिवार मिल गया। अब से तुम सास बहू को जलेबी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से राम अपने बेटे, बीवी और बहू को अपने पास बुला लेता है और वो लोग एक साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। 5 बहुओं की सास। 60 वर्षीय तारा नाम की एक बूढ़ी औरत को उसकी 5 बहू शीतल, मोहिनी, नीलम, आरती और सुमन मिलकर मार रही होती हैं। बुढ़िया, बुढ़ापे में तेरे पंख निकल रहे हैं। आज हम 5 बहू मिलकर तेरे उन पंखों को पुतर डालेंगी। और हाँ बुढ़िया, जब तुझे मालूम था कि आज तुझे घर की साफ सफाई के साथ साथ घर की सजावट भी करनी है क्योंकि हमारी सहेलियां आने वाली हैं, तो फिर तू बाहर आशा बुढ़िया के साथ क्यों गई थी? हाँ, तुझे उस बुढ़िया से बहुत हमदर्दगी है ना? तुझसे उसके पैरों में लगी चोट का दर्द देखा नहीं गया ना, इसीलिए तू उसे डॉक्टर के पास ले गई। अब जब हम तेरे हाथ पैर तोड़ेंगे तब देखते हैं कि कौन तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। मुझे माफ कर दो बहुओं, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो बेटा। तुझसे ये गलती दोबारा ना हो इसीलिए तो हम तुझे तेरे किए की सजा दे रहे हैं बुढ़िया। बेचारी तारा बार बार अपनी बहुओं से माफी मांगती है, परंतु उसकी बहुओं को उस पर तरस नहीं आता और वो 5 मिलकर तारा को खूब पीटती हैं, जिस वजह से तारा के सर में और हाथ में काफी चोट आ जाती है। जिसके बाद बड़ी बहू शीतल बोलती है, रहने दो बहनों, आज के लिए इतना काफी है। अगर इस बुढ़िया के हाथ पैर टूट गए तो हमें ही इसकी सेवा करनी पड़ेगी। सही बोल रही हो दीदी, वैसे भी इस बुढ़िया के 5 बेटे जब देखो तब शहर से मुंह उठाकर घर आ जाते हैं इसे देखने के लिए, वो भी। ए बुढ़िया, अब हमारा मुंह क्या देख रही है? हम 5 टीवी देखने जा रही हैं। हमारे लिए शाम की चाय और थोड़े से पकौड़े बनाकर लेकर आ। तेरी वजह से हमारी पार्टी कैंसिल हो चुकी है, कम से कम चाय पकौड़े तो खा ले। इतना बोलकर तारा की 5 बहुएं हॉल में बैठकर टीवी देखने लगती हैं, तो वहीं दूसरी ओर बेचारी घायल तारा पहले अपने कमरे में जाकर अपनी चोट पर दवाई लगाती है। उसके बाद किचन में जाकर अपनी 5 बहुओं के लिए चाय और पकोड़े बनाकर लेकर आती है।
अभी तक तारा के पुराने जख्म ठीक भी नहीं हुए थे कि उसकी पांचों बहुएं उसके सर पर एक और चोट दे देती हैं। ऐसे ही एक दिन घर का सारा काम करके तारा अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए जाती है और खुद से बोलती है, क्या क्या सपने देखे थे। सोचा था 5 बहू की एक सास होगी, 5 बहुएं मुझे सराखों पर रखेंगी, पर मेरे बेटे घर से काम के लिए दूर क्या गए। मेरी 5 बहुओं ने तो मुझे तारा अपनी किस्मत को कोस ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी बड़ी बहू शीतल आ जाती है और तारा से बोलती है, ए बुढ़िया, तू भूल गई? तुझे कितनी बार बोला है कि रात को काम खत्म करने के बाद मेरे कमरे में आकर मेरे पैर दबाया कर। जानती है ना तू, जब तक कोई मेरे पैर ना दबा दे तब तक मुझे नींद नहीं आती। बहू, मैं बस आ ही रही थी। तारा शीतल के साथ जाने लगती है कि तभी उसके घर की डोर बेल बजती है और तारा की दूसरी बहू मोहिनी दरवाजा खोलती है और बाहर तारा के 5 बेटों को देखकर बोलती है, अरे आप 5 एक साथ यहाँ? अरे मोहिनी, क्या हुआ? तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। अरे नहीं नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस थोड़ी सी हैरान हूँ। आज से पहले आप इतनी रात को कभी घर नहीं आए ना? वैसे आने से पहले आप लोगों ने हमें फोन नहीं किया। मोहिनी, अब हम 5 भाइयों को भी अपने घर आने के लिए इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अरे क्या सूरज जी, मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि अगर आप 5 हमें बता देते तो हम आप लोगों के लिए खाना बना कर रख देते। अरे भाई, अब सारी बातें दरवाजे पर खड़ी होकर ही करोगी या हम 5 को अंदर भी आने दोगी? इस तरह से वो 5 भाई घर के अंदर आते हैं और अपनी माँ को आवाज लगाने लगते हैं। उन 5 भाइयों की आवाज सुनकर तारा बाहर जाने लगती है कि तभी शीतल तारा से बोलती है, ए बुढ़िया, तेरे बेटे क्या है? तेरे तो शरीर में फुर्ती आ गई। अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन, अगर तूने अपने बेटों को कुछ भी बताया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात याद रखना, तेरे बेटे 1-2 दिन बाद यहाँ से चले जाएंगे। हम 5 बहू यहीं रहेंगी। अगर तूने सच बताने की कोशिश की तो हम 5 इस बार तेरी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना देंगे। इसीलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू अपना मुंह बंद रखे। शीतल की धमकी सुनकर तारा उसकी बात मान जाती है और बाहर जाकर अपने 5 बेटों से मिलती है। अपनी माँ के सर पर चोट देखकर तारा का बड़ा बेटा तारा से बोलता है, माँ, तुम्हारे सर पर ये चोट कैसे लगी? शीतल, तुम माँ का ख्याल नहीं रखती क्या? अरे बेटा, तू बहू को क्यों डांट रहा है? बहू मेरा खूब ख्याल रखती है। अभी भी वो मेरे कमरे में आकर मेरे पैर ही दबा रही थी ताकि मैं आराम से सो सकूं। वो तो मेरा मन नहीं लगता घर में अकेले बैठे बैठे, बस इसीलिए काम करने लगती हूँ। बस उसी में ये हल्की सी चोट लग गई बेटा। क्या माँ, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और तुम्हारी 5 बहू हैं, तुम 5 बहू की इकलौती सास हो, तुम्हें तो ठाठ से रहना चाहिए। फिर अपनी 5 बहू होने के बाद भी तुम क्यों काम करती हो? मोहिनी, अब से माँ कोई भी काम करे तो तुम मुझे फोन करके बताना। तारा अपने 5 बेटों से मिलकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह तारा की 5 बहू घर का काम करती हैं। साथ ही वो 5 अपने पतियों के जाने का इंतजार भी कर रही होती हैं। आखिरकार 2 दिन बाद तारा के 5 बेटे घर से जाने लगते हैं, परंतु जाने से पहले तारा का सबसे छोटा बेटा मोहित तारा के हाथ में फोन दे देता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, तुम ये फोन रख लो। तुम्हारी आवाज और तुम्हारी शक्ल देखने का बहुत दिल करता है, पर दूर होने की वजह से तुमसे बात ही नहीं हो पाती। इसीलिए तुम ये स्मार्टफोन रख लो। मैं हर रोज सुबह तुम्हें वीडियो कॉल करूंगा और तुम्हें जी भर कर देखूंगा। और हम ये भी देखेंगे कि कहीं तुम कोई काम तो नहीं कर रही हो। मेरे बच्चों, काश कि तुम 5 यहीं रहकर काम करते। इस तरह से तारा अपने 5 बेटों के गले लगती है। कुछ देर बाद उसके 5 बेटे वहाँ से चले जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर तारा की 5 बहुएं अपने असली रूप में आ जाती हैं। इसके बाद एक बार फिर बेचारी तारा घर का काम करने लगती है। ऐसे ही अगली सुबह तारा रसोई में अपना काम कर रही होती है। तभी मोहित वीडियो कॉल करता है और तारा उसे उठा लेती है, परंतु इस बात से अनजान सुमन और शीतल तारा को खरी खोटी सुनाते हुए कहती हैं,
देख रही हो दीदी, मेरे पति ने इस बुढ़िया को स्मार्टफोन क्या दे दिया। बुढ़िया तो खुद को स्मार्ट समझने लगी है। जब से फोन मिला है तब से फोन में ही बिजी रहती है। काम धाम पर तो इसका ध्यान ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ दीदी, इस बुढ़िया का जुगाड़ कर दो ताकि इस बुढ़िया से हमें छुटकारा ही मिल जाए। तो सही बोल रही है सुमन, पर क्या करें, अगर बुढ़िया को कुछ हो गया तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। वीडियो कॉल पर मोहित ये सारी बातें सुन लेता है। सारी बात जानने के बाद मोहित फोन रख देता है और इस बारे में अपने भाइयों से बात करता है, जिसके बाद वो पांचों भाई बिना कोई देरी किए घर जाने का निर्णय लेते हैं और शाम होने से पहले ही अचानक से घर पहुंच जाते हैं। और जब वो पांचों भाई अपने घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि 5 बहुएं मिलकर तारा को मार रही होती हैं। ये देखकर तारा का बड़ा बेटा बोलता है, शीतल, तुम पांचों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की? आप यहाँ अचानक? हाँ भाभी, हम पांचों यहाँ, वो भी अचानक, क्योंकि मुझे आप पांचों की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। आज सुबह जब आप और सुमन माँ को खरी खोटी सुना रही थी, उस समय मैं वीडियो कॉल पर ही था। मैंने अपने कानों से आप दोनों की सारी बातें सुनी और बस यही देखने के लिए हम पांचों भाई अचानक घर आए और हमने आप पांचों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। इस तरह से तारा के पांचों बेटे अपनी बीवियों को सलाखों के पीछे डाल देते हैं और अपनी माँ को अपने साथ शहर ले जाते हैं। अब वे पांचों भाई वहीं पर काम करते हैं और खुद अपनी माँ की देखभाल भी करते हैं। जादुई 3 नल। सोनम अपने भैया भाभी के साथ रहा करती थी। सोनम की भाभी आए दिन सोनम को किसी न किसी बात को लेकर ताने दिया करती। वो अपनी ननंद सोनम को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सोनम अपने भैया से कहती है, भैया, मेरी सहेली की शादी है और मुझे उस शादी में जाना है। आप मेरे लिए एक अच्छा सा सूट ला दो ना। अच्छा, ठीक है, मैं तेरे लिए सूट ला दूंगा। और कुछ भी चाहिए क्या तुझे? नहीं भैया, बस मुझे सूट चाहिए, बाकी सब कुछ है मेरे पास। इतना बोलकर सोनम का भाई अपने कमरे में चला जाता है। सोनम की भाभी दोनों भाई बहन की सारी बातें सुन लेती है और वे गुस्से से तनतनाते हुए अपने कमरे में आ जाती है और सोनम के भाई को फटकारते हुए कहती है, हाँ हाँ, बहन को सूट दिया जा रहा है, वह भी नया नया शादी में जाने के लिए, और मैं सारा दिन घर का काम करूं और बदले में मुझे क्या मिलता है? अच्छा, तो तुम्हें भी कुछ चाहिए? बताओ, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा ये है कि तुम सोनम को कुछ भी नहीं दिला रहे हो। अगर तुमने उसे दिला दिया ना तो मैं मायके चली जाऊंगी और फिर कभी भी नहीं आऊंगी। उसके बाद रहना तुम दोनों भाई बहन अकेले। अरे, ये क्या बात हुई? अब सोनम को शादी में जाना है और वैसे भी मैंने उसे बहुत समय से कुछ नहीं दिया है। इसी बहाने मैं उसे कुछ दे भी दूंगा। अब माँ बाप के जाने के बाद उसका है ही कौन मेरे अलावा? फैसला आपके हाथ में है। आपको बहन चाहिए या फिर पत्नी? मैं चली जाऊंगी यहाँ से और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। सोनम अपने भैया भाभी की सारी बातें सुन लेती है। थोड़ी देर बाद जब सोनम का भाई अपने कमरे में अकेला होता है तब वहाँ सोनम आती है और अपने भाई से कहती है, अरे भैया, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बहन, बोल, क्या हुआ? वो भैया, मैं कल अपना पुराना बक्सा खोल रही थी और मैंने देखा कि उसमें एक नया सूट रखा है और वो सूट मैंने कभी पहना नहीं। तो आप मेरे लिए सूट मत लाना क्योंकि मेरे पास सूट है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चल ठीक है, तो यही सूट पहनकर शादी में चली जाओ। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और एक दिन सोनम की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है। तभी उसकी भाभी उसके भाई की गैर मौजूदगी में उसे कहती है, ओ महारानी, मुझे नौकर समझा है क्या? इस घर का सारा काम मैं करूं और तुम आराम से बिस्तर तोड़ो। उठकर काम करो। भाभी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मुझसे काम नहीं होगा। अरे, कैसे नहीं होगा? जब खाना नहीं मिलेगा तो तुमसे सब कुछ होगा। उठकर शांति से घर का सारा काम करो, वरना मैं घर का एक काम नहीं करूंगी और तुम्हारे भैया आएंगे तो वे भूखे ही सोएंगे। इतना बोलकर सोनम की भाभी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। जब सोनम का भाई घर पर आता है तो देखता है कि घर का सारा काम ऐसे ही फैला हुआ है।
वह गुस्से से अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है, ये सब क्या है? घर में झाड़ू तक नहीं लगा। क्या सुबह से पूरा सामान फैला हुआ है? क्या कर रही थी तुम दोनों सुबह से? अब बोलूंगी तो तुम यही कहोगे ना कि मैं तुम्हारी बहन की बुराई करती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने सोनम से इतना बोला कि सोनम घर का काम कर लो। मैंने सोनम से इतना बोला कि घर का काम कर लो थोड़ा। आज मेरी हालत नहीं है काम करने की। उसने मुझे ऐसे कड़वे शब्द बोले कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। चलो उसने जो कुछ भी कहा मैं उसे भूल भी जाऊं, लेकिन घर का सारा काम उसने छोड़ दिया। यहाँ तक कि मेरी तबीयत का भी नहीं पूछा उसने। सोनम का भाई गुस्से से सोनम के पास जाता है और उसे 2-4 बातें सुनाने लगता है और सोनम बेचारी दुखी हो जाती है और वह बीमारी की हालत में उसके घर का सारा काम करती है। वह अपनी भाभी की हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सोनम की भाभी सोनम से कहती है, ओ महारानी, घर का नल खराब हो चुका है, तो जरा आप मटका उठाओ और गांव में जो नल है ना वहाँ से पानी भर कर लेकर आओ। सोनम मटका उठाती है और गांव के बने हुए नल के पास जाती है। वे देखती है कि वहाँ गंदगी में 3 नल बने हुए हैं। तीनों नल इतने ज्यादा गंदगी में होते हैं कि वहाँ कोई भी इंसान जा नहीं सकता। नल के आसपास बहुत ज्यादा कूड़ा करकट, कीचड़, जानवरों के मल वगैरह पड़े होते हैं। ये सब देखकर सोनम का मन अजीब सा हो जाता है। वे अपना मटका उठाती है और गांव के कुछ नल ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी नल सही नहीं मिलता। फिर वो दोबारा उसी 3 गंदे नल के पास जाती है। उसे मजबूरी में नल के आसपास सफाई करनी पड़ती है। साफ सफाई करने के बाद नल के आसपास का एरिया बिल्कुल साफ हो जाता है और वहाँ का माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता है। सोनम जैसे ही नल को चलाती है तभी एक नल से सोना निकलने लगता है। वे घबरा जाती है। फिर वे दूसरा नल चलाती है, उस नल से चांदी निकलती है। सोनम फिर से घबरा जाती है। फिर वे तीसरा नल चालू करती है, उस नल से आवाज आती है। वह नल सोनम से कहता है, सोनम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से हम तीनों नल श्राप मुक्त हुए हैं। हम तीनों नल को एक साधु द्वारा श्राप दिया गया था। हम तीनों नल जादुई नल हैं। हम अपनी मर्जी से पानी नल से निकालते हैं और कभी अपनी मर्जी से पानी नहीं भी निकालते हैं। ऐसे ही एक दिन एक साधु बहुत प्यासे थे। वह हम तीनों नल से पानी निकालकर पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम तीनों अपनी मर्जी से अपने नल से पानी नहीं निकालते। वे समझ गए थे कि हम कोई आम नहीं है, इसलिए उन्होंने हमें श्राप दे दिया था और उनके श्राप से हमारे आसपास हमेशा गंदगी रहती थी। कभी भी कोई भी हमारे पास नहीं आता था और उन्होंने कहा था कि हम श्राप मुक्त तभी होंगे जब कोई व्यक्ति हमारे आसपास सफाई करेगा, और वह जैसे ही साफ सफाई करेगा हम श्राप मुक्त हो जाएंगे। हमारी जादू हमें वापस मिल जाएगी। तो आज तुम्हारी वजह से ही हमें हमारी जादुई शक्ति वापस मिली है। इसलिए हम तुम्हें बदले में सोना, चांदी और जो तुम चाहती हो हम वह तुम्हें देना चाहते हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाए। मेरी भाभी मुझे माँ जैसा प्यार देने लग जाएं। उनके व्यवहार में बदलाव आ जाए। वे मुझसे बहुत नफरत करती हैं, इसलिए मुझे मेरी भाभी से माँ जैसा प्यार चाहिए। मुझे सोना या चांदी या फिर पैसे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे भैया भाभी का प्यार चाहिए, उनका साथ चाहिए। यही मेरे लिए असली दौलत है। थोड़ी देर बाद सोनम घर आती है। तभी उसकी भाभी उससे कहती है, अरे सोनम, कहाँ थी तुम? मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी थी। चलो मुंह हाथ धो लो और खाना खा लो। भाभी के व्यवहार में बदलाव देखकर सोनम समझ जाती है कि ये कमाल जादुई नल का है, तो खुशी से अपनी भाभी को गले लगा लेती है। जिसके बाद सोनम की भाभी के व्यवहार में बहुत बदलाव आता है। वह अपनी ननंद को अपनी बेटी की तरह प्यार देती है और इस तरह हंसी खुशी सोनम और उसके परिवार का जीवन आगे बढ़ता है।